वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। सुप्रभात, सभी को नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति शत शत नमन। आदरणीय योगेश भैया जी को बहुत बहुत कृतज्ञता और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद आधारित किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर के आयोजन में चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर प्रत्येक गतिविधियों की प्रस्तुति से होने जा रही है। तो आज के क्रम में हमारे साथ जुड़ी है बुल्ढाना से जया दीदी। मैं जया दीदी से निवेदन करती हूँ कि दीदी हमारे साथ गतिविधि को प्रस्तुत करें। जया दीदी। धन्यवाद दीदी। नमस्ते सभी को। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और वंदन। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं जयश्री गजानन, ग्राम परडा, मानवीय शिक्षण शोध संस्थान मानव बनने के क्रम में अध्ययनरत हूँ। मेरे सारे परिवारजन और सानिध्य स्थली के सारे परिवारजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए किशोरवयीन विद्यार्थियों के लिए मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद प्रणेता श्री अग्रहार नागराज जी के रोशनी में ग्रीष्मकालीन अभिभावक विद्यार्थी अभ्यास कार्यशाला का आयोजन किया था। उसके बारे में मैं मेरा वक्तव्य यहाँ रखना चाहती हूँ। इसमें जो अभ्यास शब्द आया है उसमें दो मुद्दे समाहित है। पहला है व्यक्तित्व विकास का अभ्यास और दूसरा है अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक और समाज में एक सूत्रता का अभ्यास। व्यक्तित्व का जो अर्थ है वो है आहार विहार व्यवहार को विभिन्न गतिविधियों द्वारा नियमों की स्पष्टता को प्रस्तुत करने का प्रयास। चूंकि अभिभावकों का प्रतिबिंब ही बच्चों में आता है, इसलिए अभिभावक की प्रवृत्ति विकास हेतु अभिभावक गोष्ठी में बहुत सूक्ष्म ध्यानाकर्षण योगेश भैया द्वारा कराया गया। हमें भी स्वयं पर काम करने की आवश्यकता महसूस हुई। अध्ययन की प्राथमिकता पर ध्यान गया। अभिभावकों से अभिभावकत्व की प्रेरणा भी मिली। योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस शिविर में मेरा जो स्वमूल्यांकन है या मेरी जो उपलब्धि है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्वमूल्यांकन ही स्वजागृति का रास्ता है या मार्ग है। अध्ययन स्वयं में, अभ्यास परस्परता में होता है। परस्परता में इस ग्रीष्मकालीन शिविर में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मेरा विश्वास बढ़ा, उत्साह बढ़ा,
जिम्मेदारी लेना और पात्रता बढ़ाने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर को मैंने देखा। मेरा जो उत्साह था उसमें मुझे निरंतरता दिखी। व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति की स्वीकृति मुझे मेरे में दिखने लगी। जीवन में जो भी मेरे स्थिति है, वो अध्ययन, वातावरण व संस्कार के कारण है। मेरा जो भी अध्ययन हो रहा है, मुझे जो भी वातावरण मिल रहा है, मेरे जो भी संस्कार है, उसी का भाग और उसी का परिणाम आज मेरे जीवन की जो स्थिति है, वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा दिखता है कि मुझे जो उपलब्धि अध्ययन से हुई है, उसमें मुझे मेरे प्रवृत्ति परिमार्जन में बहुत सारे बदल दिख रहे हैं। प्रवृत्ति परिमार्जन हो रहा है। जैसे मेरे पहले उत्पादन में बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं थी, अभी उत्पादन में प्रवृत्ति मुझे दिखती है। संयत भोग में प्रवृत्ति दिखती है, सेवा में प्रवृत्ति है, श्रम में प्रवृत्ति है और स्वधन के लिए प्रवृत्ति है। स्वपुरुष के लिए प्रवृत्ति है। जो भी अतिथि घर में आते हैं, उनसे अच्छे से बात करने की प्रवृत्ति मुझ में बनी है। और मुझ में कुछ निष्कर्ष निकलने लगे हैं कि जैसे श्रेष्ठता के आधार पर सम्मान, श्रम से समृद्धि, और इस निष्कर्ष में अभी निरंतरता भी दिख रही है। निष्कर्ष आचरण में लाने का प्रयास मैं कर रही हूँ। उसके लिए जो भी चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास करने का मैं प्रयास करती हूँ। और इस ग्रीष्मकालीन शिविर में मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी थी, इस ग्रीष्मकालीन शिविर का जो वैशिष्ट्य था, वो बहुत ही सामान्यीकरण, सामान्य लोग, सामान्य स्थल, सामान्य शिक्षा वस्तु एवं प्रक्रिया, सामान्य सुविधाएं, सामान्य व्यवहार से एक अत्यंत सामान्य वातावरण की निर्मिति, जिससे विद्यार्थियों में और अभिभावकों को सामान्य होने का अवसर उपलब्ध हुआ। सामान्य होने पर स्वयं में और परस्परता में सहज होने का सुखद अवसर मुझे मिला। परिवार समूह की निष्ठा, तालमेल, स्वागत भाव, समर्पण भाव, परस्पर विश्वास भाव देखने को मिला। विद्यार्थी इस बात को समझ रहे थे कि अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर उनके विकास में सहायक हो रहे हैं। यह बात समझने के बाद उनका सहयोग देखने लायक था। केवल किताबी पढ़ाई विद्यार्थी विकास के लिए पूरी तरह से सहायक नहीं है। यह बात ध्यान में रखते हुए जिन कार्यक्रम का आयोजन किया था, वह कार्यक्रम बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। इसी कार्यक्रम की कड़ी में हमारे ग्रीष्मकालीन शिविर में एक एक्टिविटी हमने रखी थी, वो थी प्रोजेक्ट वर्क। इस एक्टिविटी में हमने जो डिसाइड किया था कि 3 प्रकार के प्रोजेक्ट हमें लेने थे। उसमें पहला प्रोजेक्ट था टू स्टडी द वेजिटेरियन फूड्स एंड इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन अवर समर कैंप। ग्रीष्मकालीन में जो भी शाकाहार बच्चों को मिलता था, उससे मिलने वाले पोषक तत्वों का अभ्यास। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ग्रुप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। इस प्रोजेक्ट में हमने ऐसा डिसाइड किया था कि जो ग्रीष्मकालीन शिविर 6 मुद्दे पर आधारित था, जैसे उत्साह, प्रवृत्ति परिमार्जन, उत्सव, श्रम, सेवा और व्यवहार। तो इसमें से बच्चों के तन और मन स्वस्थ रहेंगे। जैसे श्रम सेवा से तन स्वस्थ रहेगा और उत्साह, प्रवृत्ति परिमार्जन, उत्सव, व्यवहार से मन स्वस्थ रहेगा। और जब तन और मन स्वस्थ रहेगा, तभी उनका अच्छे से पोषण होगा। तो इसके कार्यक्रम के क्रम में हमने ऐसे डिसाइड किया था कि जो भी हम ग्रीष्मकालीन में खाना बच्चों को देंगे, आहार बच्चों को देंगे, वो शाकाहारी ही होगा। और ग्रीष्मकालीन शिविर में जो खाना है वो ज्यादातर नैसर्गिक ही होगा। प्रोसेस किया हुआ कम से कम खाना
बच्चों को देने का हमने प्रयास किया। समय पे खाना देना, साथ-साथ खाना देना, खाना परोसने की पद्धति वहाँ बच्चों को एक प्रकार से सिखाई गई और श्रम और सेवा करने के बाद खाना देना। टीवी, मोबाइल के साथ ना खाना, ईर्ष्या, द्वेष मुक्त होकर जीकर खाना खाना, पत्तल पे खाना खाना, पानी की बचत करने के प्रयास बच्चों को दिखाई दिए। पाचन शक्ति की पहचान, भूख लगना या लगना, सबसे ज़्यादा कौन-सा पदार्थ बच्चों को पसंद है, ये इस तरह से हमने पूरा प्लानिंग करके, नियोजन करके बच्चों के लिए आहार और आहार बनाने की विधि और आहार और खाना खाने परोसने की विधि डिसाइड की थी। तो प्रोजेक्ट वर्क में हमने 2 पार्ट करे थे। एक था थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा था प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल में कुछ ऐसे सहजता से बनाने वाले वस्तु हमने बच्चों को बनाना सिखाया, जिसमें हमने बच्चों को खारोड़ा बनाना सिखाया, सत्तू का आटा बनाना सिखाया, पनीर बनाना, पत्तल बनाना, खुद परोसना, श्रम और सेवा के बाद भोजन, श्लोक कहने के बाद खाना खाना, अपव्यय नहीं करना, अलग-अलग प्रकार के शरबत बनाना, जिसमें हमने बेल शरबत, नींबू शरबत, पलाश के फूलों का शरबत, आंवला शरबत, अंबाड़ी शरबत, कोकम शरबत, इतने सारे शरबत बच्चों को सिखाए। ऐसी वस्तुओं पर शोध किया गया, जिनको बनाने में श्रम व समय कम लगे एवं सबके साथ, सबके हाथ उनको बनाने में लगे। इसके बारे में आगे के सत्र में ललिता दीदी आपको डिटेल बताने वाले ही है। मेरी तरफ जो ज़िम्मेदारी थी, वो थ्योरेटिकल पार्ट की थी और थ्योरेटिकल पार्ट में हमने जो प्रोजेक्ट के बारे में मुद्दे डिसाइड किए थे, वो मुद्दे और उस अनुसार हमने बच्चों से कैसे प्रोजेक्ट करवाया, ये आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने बच्चों से जो प्रोजेक्ट करवाया, उसमें सबसे पहला पॉइंट था नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट। हमारे प्रोजेक्ट का जो विषय था, वो विषय था ग्रीष्मकालीन शिविर में मिलने वाले शाकाहारी खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों का अध्ययन। तो इस प्रोजेक्ट अंतर्गत हमने बच्चों को कैसे शाकाहारी खाना मानवीय आहार है और कैसे खाने से या सिर्फ खाने से या और अलग किसी विधि से हमारा पोषण होता है, इसके बारे में बच्चों पर काम किया। तो फर्स्ट पॉइंट था, हमारे जो ग्रुप में पार्टिसिपेंट थे, वो 11 पार्टिसिपेंट थे। तो उसमें कुछ पार्टिसिपेंट हमारे ही यहाँ चेतना विकास मूल्य शिक्षण संस्थान में जो स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले थे। कुछ यवतमाल के थे, कुछ अहमदाबाद के थे और कुछ मुंबई, पुणे से और लखनऊ से भी थे। तो पूरे इस शिविर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ से बच्चे आए थे और उन बच्चों के कुछ ग्रुप बनाए थे। तो एक ग्रुप मेरी तरफ आया था, जिस ग्रुप को ये प्रोजेक्ट करना था। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमने बच्चों को ये बताया कि इस प्रोजेक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों के ये समझ में आने के लिए हमने कुछ उद्देश्य पहले डिसाइड किए। वो उद्देश्य मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसमें पहला उद्देश्य था कि प्रकल्प के दृष्टिकोण, लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करने में सक्षम होना। प्रकल्प की अवधि निर्धारित करने और निर्धारित समय के भीतर प्रकल्प को पूरा करने में सक्षम होना। प्रकल्प करते वक्त आने वाले बाधाओं का अनुमान लगाना और उनका समाधान खोजना। और हमारी जो शरीर रचना है, वो शरीर रचना समझना। पोषण क्रिया का महत्व समझना।
शरीर और आहार का संबंध समझना, पोषक तत्वों का अध्ययन करना, परिस्थिति के अनुसार आहार का वर्गीकरण करना, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी का वहन करना, ये समझना। इस प्रकार प्रोजेक्ट का महत्व बच्चों को बताकर बच्चों ने डाटा कलेक्शन किया और डाटा कलेक्शन में बच्चों ने जो यहाँ हमें अन्न पदार्थ मिले, उस अन्न पदार्थ से हमें जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मिनरल्स, ऐसे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन्स और पानी, इसके बारे में सारी जानकारी ली और वो सारा समझने का प्रयास किया। इस तत्वों से हमारा कैसे पोषण होता है और इस तत्वों का हमारे शरीर को क्या-क्या फायदा, शरीर के कौन से अंग को क्या-क्या फायदा होता है और अगर ये तत्व हमारे आहार में नहीं रहे तो हमें क्या बीमारियां हो सकती है, ये सारा समझने का प्रयास बच्चों ने किया। तो विटामिन्स के जो अलग-अलग प्रकार थे, वो अलग-अलग प्रकार भी बच्चों ने पढ़े और उनका भी जो वर्गीकरण है, उनको भी समझने का प्रयास किया। फिर बच्चों ने ये भी हमने बच्चों का ध्यानाकर्षण कराया कि जो हम आहार ले रहे हैं, वो आहार और हमारे जो घर में आहार है, वो आहार इसमें क्या फ़र्क है? और हम जो जंक फूड खाते हैं, वो जंक फूड हमें खाने के लिए योग्य है या नहीं? तो जंक फूड या फास्ट फूड एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बहुत ही तैलीय और उच्च कैलोरी वाला होता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है और बच्चों को ये समझ में आया कि अगर जंक फूड ज़्यादा हम खाते हैं, तो उनस वो हमारे लिए हानिकारक है। उससे हमें पोषक तत्व मिलते नहीं हैं और हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है। इसलिए जंक फूड हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। फिर बच्चों ने ये जो डाटा कलेक्शन किया था, उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों को हमने सिखाई, कैसे तरह हम हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है, जो हमारे अन्न का पचन करती है और किस तरह से हम जो अन्न खाते हैं, उस अन्न में से हमें जो अन्न रस मिलते हैं, जो हमारे ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होते हैं और उससे हमारी हर सेल में ऊर्जा तैयार होती है और उस ऊर्जा से ही हम कैसे कार्य और व्यवहार करते हैं। तो इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ग्रुप में से कार्तिकेय बेटा जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट की थी और उसका एनालिसिस किया था। उसके बाद हमारी जो प्रश्नावली थी, उस प्रश्नावली के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमने एक प्रश्नावली तैयार की थी, जिसमें हमने ऐसे प्रश्न रखे थे कि शिविर में जो मिलने वाला खाना है, वो प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है? खाना खाने के लिए जो पत्तल का उपयोग कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? श्रम और सेवा के कारण आपको जो खाना मिल रहा है, उसकी रुचि आपको बढ़ते हुए दिखती है कि नहीं? और श्रम करके खाना खाने से भूख लगती है या नहीं? आपका पेट रोज साफ होता है या नहीं? ऐसे हमने 20 क्वेश्चन निकाले थे और वो सारे शिविरार्थियों को देकर हमने उसका जो उत्तर है, वो प्रश्नावली का, वो सारा डाटा कलेक्शन में तैयार किया था। फिर हमने जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का जो आउटकम्स है, प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स है, वो भी बच्चों को ध्यान में लाके दिए कि हमारे जो प्रोजेक्ट बनाने के बाद निष्कर्ष बने, वो निष्कर्ष कौन से हैं। तो उसमें ये ध्यान में आया कि बच्चों में जो एक दृष्टिकोण है, वो सही दृष्टिकोण का विकसन हमें दिखा। वस्तु और पदार्थ की उपयोगिता का समझ बच्चों को हुआ। एक टीम भावना का विकसन हुआ। निर्णय प्रक्रिया में बच्चों ने पारदर्शिता दिखाई। उनके विचार में परिवर्तन, मत परिवर्तन में हमें उनकी मानसिकता को जांचने का अवसर मिला। गणितीय क्रिया से वस्तु मूल्य और श्रम मूल्य का निर्धारण बच्चे कर सके और उन्होंने घर जाकर हम ऐसा ही आहार लेंगे जिससे हमारा न्यूट्रिशन होगा, ऐसा ही आहार लेने का संकल्प किया
और यही हमारी प्रोजेक्ट की उपलब्धि रही। फिर बच्चों ने प्रोजेक्ट के बारे में जो जो बुक्स रेफर किए थे, उस बुक्स और जो जो उनको इस प्रोजेक्ट करने में सहयोगी हुए थे, उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने लास्ट में जो भी उनको इस प्रोजेक्ट में मददगार हुए, उनके सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तो हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क में सभी अभिभावकों ने अच्छे से हमें मार्गदर्शन किया। हमारे जो पूरे ग्रुप के सदस्य थे, उन ग्रुप के सदस्यों में तालमेल हमें दिखा और उन्होंने भी एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट किया। योगेश भैया का मार्गदर्शन रहा, डॉक्टर धर्मेंद्र भैया का मार्गदर्शन रहा। तो इस तरह से उनके और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन सबके सामने, जो शिविरार्थी, अभिभावक, शिक्षक वहां हाजिर थे, उनके सामने बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया। तो इस तरह ये सारा जो ग्रीष्मकालीन में प्रोजेक्ट वर्क था, हमने वहां साकार किया। तो इस प्रोजेक्ट से और इस शिविर से हमें ऐसा लगता है कि शिविर सफल करने में जिन-जिन अभिभावकों को या परिवारों का हमें सहयोग मिला और जो विद्यार्थी इस शिविर में सहभागी हुए, उन विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता। शिविर सफल करने में हमारे मार्गदर्शक के रूप में योगेश भैया, उनके प्रति भी बहुत-बहुत कृतज्ञता। एक बताना चाहती हूँ कि यहाँ योगेश भैया भी हमें इस शिविर में अभिभावक के रूप में मिले थे। भैया जी की बेटी कमल बेटा जी भी इस शिविर में हमारे साथ सहभागी हुए थे। तो इस तरह इस शिविर का जो हमारे लिए उपलब्धि है, वो बहुत ही बढ़िया और उपकारी रहा। ये हमें बहुत ही मन मनःपूर्वक कहने की इच्छा हो रही है कि इस शिविर के कारण हमारा व्यवहाराभ्यास अच्छे से हुआ और हमारे खुद की तरफ हमारा ध्यान गया। तो सभी आयोजनकर्ता जो है, उनके प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञता। सभी को नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, विस्तृत प्रस्तुति बहुत ही विस्तृत थी और बारकाई से पॉइंट टू पॉइंट हमारे सामने सभी मुद्दों को रखा गया। सही में दीदी से मैं भी बहुत उत्साहित और प्रेरणा लेती हूँ। दीदी ने शिविर के दौरान स्वयं में क्या देखा और पूरे अध्ययन प्रक्रिया से स्वयं में होने वाले बदलाव को भी हमारे सामने रखा, क्योंकि दीदी ने एक बहुत ही सही सेंटेंस हमारे सामने रखा कि स्वयं मूल्यांकन ही जागृति का मार्ग है। जैसे कि बाबा जी ने कहा है, स्वयं मूल्यांकन ही जागृति का मार्ग है। तो दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद, बढ़िया प्रस्तुति रही। अभी हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर। कल के सत्र को समराइज करने के लिए मैं आशा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आशा दीदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है, तो दीदी कल के सत्र पर प्रस्तुति देंगे। आशा दीदी। जी, सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, योगेश भैया जी को नमन, सबको हार्दिक नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है वैशाली जी? जी दीदी, अच्छे से आ रही है। जी, थैंक यू। तो कल योगेश भैया जी ने दया के बारे में, मानवीय मूल्य के बारे में हमें बताया कि ये मूल्य जो हैं वो पारलौकिकता में ही समझ में आते हैं। दया की परिभाषा बताई कि पात्रता के अनुरूप वस्तु योग्यता प्रदायी क्षमता से है। उदाहरण के रूप में हम अपनी इच्छा, विचार, आशा के अंतर्विरोध को समस्याओं के रूप में, दुख और पीड़ा के रूप में पहचानते हैं। ये भ्रमवश होने वाली पीड़ाएं और दुख हैं तथा तालमेल का अभाव है। हमें जीवन क्रियाओं की पहचान होना जरूरी है। पीड़ाओं, दुखों और समस्याओं से हम समाधान चाहते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं। ऐसे में मानव चेतना के धरातल पर
चेतना संपन्न व्यक्ति स्वयं को पहचान पाता है। जीवन की 10 क्रियाएं तालमेल पूर्वक हैं। ऐसा जागृत मानव क्लेश मुक्त होता है, इसकी उपाय योजना को जानता है तथा मानव के व्यवहार सहज नियमों को जानता है। रहस्य मुक्ति कैसे हो यह भी जानता है। ऐसे में संबंधों में क्लेश, पीड़ा, विरोध को तथा संबंधियों के व्यवहार को पहचानता है एवं उनकी प्रवृत्तियों को भी पहचानता है। संबंधी के नियति क्रम को भी पहचानता है। जागृत मानव परिवार एवं समाज के साथ संबंध को पहचान कर प्रत्येक संबंधी को पात्रता के अनुसार क्लेश मुक्ति की उपाय योजना, दुख का निवारण व समस्या का समाधान कर पाता है। समझदार मानव क्लेश मुक्ति एवं समस्याओं से पीड़ित अन्य मानवों के लिए उदारता के साथ प्रस्तुत होता है। संबंधी के लिए वही लक्ष्य और कर्तव्य भावों और व्यवहार के साथ रहता है। ऐसी स्थिति में पात्रता के अनुसार वस्तु अर्थात वास्तविकता यानी कि समझ उपलब्ध कराने को दया कहते हैं। धीरता, वीरता, उदारता एक सेट है और दया, कृपा, करुणा एक सेट है। हमें समझदार होने के लिए धीरता, वीरता, उदारता को समझना होगा। यह दया का सेट हमें स्वयं व्यवस्थित होने की प्रेरणा देता है। इसका अभ्यास करने से हम मानव के रूप में व्यवस्थित होते हैं, स्वभाव गति में आने की स्थिति को बनाए रखते हैं। मानव चेतना का डिटेल्ड अध्ययन और श्रेष्ठता का डिटेल्ड अध्ययन जागृति क्रम, जागृति से पूर्व, मूल्यों, श्रम, गति, परिणाम, 4 अवस्था, 4 पद और 3 चक्र, इन सभी की डिटेलिंग हमें वाङ्मय में मिलती है, जिसको समझना अति आवश्यक है। भ्रम, पीड़ाओं, समस्याओं, दुख, क्लेश, इन सब का विश्लेषण होना जरूरी है। इसी को हम पात्रता का विकास कह रहे हैं। जैसे हमारी पात्रता का विकास होता है, धीरता, वीरता स्वभाव के अनुकरण में हम उदारता को पा सकते हैं। स्नेह, विश्वास, सम्मान, मूल्यों की समझ से हमें रास्ता मिल जाता है तथा हमारी संस्कार की स्थिति उन्नत होती जाती है। हमारी शरीर यात्रा में हमें जो भी पीड़ा मिली, अपमान मिले, यह हमारी पात्रता के विकास के लिए हमें मिला। संस्कार के रूप में जो भी हमारी पात्रता है, ऐसी हमें जानकारी होते जाना और ऐसी जानकारियों से हम स्वयं की पात्रता विकास के लिए साधनारत होंगे। जागृत व्यक्ति के अनुभवों को यथावत डिटेल के साथ श्रवण कर पाना जरूरी है। 4 भागों में श्रवण है। दर्शन भाग को समझना, मानव व्यवहार दर्शन को हम अपनी पात्रता के अनुसार समझेंगे तो धीरे धीरे हमारी पात्रता का विकास होगा। दया मूल्य को हम जागृत होने के अर्थ में मानव व्यवहार में समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही मानव कर्म को समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में हमारी चेतनाओं का विकास होता जाता है। मानव व्यवहार और अभ्यास को समझ पाना, अनुभव को समझ पाना बहुत जरूरी है। इन कड़ियों को जोड़ पाना बहुत जरूरी है। यदि हम अधीर होंगे तो इन कड़ियों को जोड़ नहीं पाएंगे। इससे हमारी साधना की गति रुक जाएगी, धीरता और उदारता नहीं हो पाएगी। धीरता, वीरता, उदारता के साथ हम लक्ष्य को स्थिर कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आवश्यक मूल्यों की सीढ़ी है, वस्तु मूल्य, शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, इन सीढ़ियों को पार करते हुए समझदारी में
हमारे प्रयास आरंभ होते हैं, चैतन्य व सूक्ष्मता की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो यह मूल्य है दया। पात्रता विकास के अर्थ में जो पीड़ाएं हैं, दुख हैं, अगर हमारी समझ में ये आएगा तो हम दयापूर्ण कार्य व्यवहार में उतर जाएंगे। धीरता, वीरता, उदारता के प्रयास से हम शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त होते हैं। दया के अभ्यास से हम शोधरत होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जिंदगी में जो भी घटता है उसकी जिम्मेदारियों को हम समझने लगते हैं और स्वीकारने लगते हैं। दयापूर्ण कार्य के अभ्यास से हमारी स्पर्धा से मुक्ति होती है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति होती है, क्योंकि जिज्ञासु होने में सर्वाधिक रुकावट स्पर्धा है। परिवार में, संबंधियों में स्पर्धा होती ही रहती है, लेकिन दया को समझने के बाद जिज्ञासु जिज्ञासु से स्पर्धा नहीं करेगा, बल्कि उसकी सहायता करेगा। 4 दर्शन, 3 वाद, 3 शास्त्र, संविधान, सूत्र, व्याख्या, इन सभी को पढ़ने के बाद दया से पात्रता विकसित होती है। प्रत्येक मानव शांति व उत्सव पूर्वक दयापूर्ण कार्य व्यवहार को संपन्न करने में समर्थ हो सकता है। दया का मुख्य कार्य विकास क्रम और जागृति सहज यथास्थिति को बनाए रखना है। यही जीने देना ही दया है। जीने देने का तात्पर्य भी है जो जैसा है उसको उसी विकास के बिंदु में सुरक्षित करना। दया की दूसरी स्थिति और कार्य अविकसित के विकास में सहायक होना है। इस प्रकार से दोनों कार्य शांति पूर्वक ही संपन्न होना मानव में प्रमाणित है। जो लोग अभी तक इस प्रकार के कार्य करने में सफल हुए हैं, वे सब शांति सहज जीवन को जिए हैं। संपूर्ण संबंधों में दया का प्रवाह होता है। मानव मानव के साथ संबंधों को जब पहचानता है, तब सेवा, अर्पण, समर्पण करने की उमंग अपने आप उमड़ती है। शांतिपूर्ण मानसिकता के धरातल पर ही ऐसा उद्गम होना पाया जाता है। यह केवल व्यक्ति में ही नहीं, अपितु परिवार समुदाय तक भी ऐसे कार्यकलापों को देखा गया है। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि प्रत्येक मानव शांति कामी और शांतिगामी है। शांतिगामी होने के लिए मानव किसी परिवार, शिक्षा, राज्य व धर्म संस्थाओं में अपने को यानी स्वयं को अर्पित करता ही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। सभी मुद्दों को बढ़िया से रिवाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू। और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को कि वह कृपया हमें मार्गदर्शन करें। भैया जी। नमस्ते सभी को, आवाज पहुंच रही है? जी भैया। जी, दोनों प्रस्तुतियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन प्रस्तुतियों से हमें मानो थियरी और प्रैक्टिकल अर्थात शोध और अभ्यास धीरे धीरे शोध अध्ययन में बदल जाना और अध्ययन अभ्यास का हमारे में एक सुखद सुंदर तालमेल हम पहचान पाना और इस तालमेल के साथ शुभाकांक्षी होकर जागृति के लिए निष्ठान्वित होना, यही हम आगे भी बनाए रखेंगे।
जिस मूल्य की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, दया भाव, हम अपने में कैसे पहचान पाए, दया भाव अपने में कैसे विकसित हो, दया भाव अपने में कैसे जागृत हो, उसके लिए हमारी पात्रताओं का विकास, हम अपनी पात्रता को पहचान पाना, तो पात्रता को लेकर के ही 4 डायमेंशन या 4 स्थितियां हमें मिलती हैं। एक स्थिति है अर्हता। ज्ञानावस्था में होने के कारण हम सभी ज्ञान के लिए अर्ह हैं, और यही अर्हता पात्रता के रूप में समझ में आती है। पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया। ये ग्रहण होना है जीवन में। तो जीवन में इच्छा विचार आशा रूपी कल्पनाशीलता के द्वारा हम वास्तविकता को कितना ग्रहण कर पाते हैं, वही हमारी पात्रता है। और अनुभवी व्यक्ति ने विश्वास की कड़ी सहज, प्रत्येक मानव समझदार हो सकता है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी मुझको समझ में आती है। ज्ञानावस्था के हम इकाई होने के संबंध में हम अर्ह है ही, वो अर्हता है ही। अब इस अर्हता को डिटेल में पहचान पाना, वहीं से हमारा पात्रता की पहचान होना शुरू होता है। तो जागरूक व्यक्ति ने स्वयं अनुभव प्रमाण को व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए और हमारे सम्मुख उन अनुभूतियों का वर्णन, जिससे कि वे स्वयं को समझ पाए, जिससे कि उनका ज्ञानार्जन हुआ, अपने प्रश्नों के उत्तर मिले, और ये स्पष्ट हुआ कि यही उत्तर समस्त मानव जाति के लिए भी उपकारी होंगे, और ऐसे उत्तरों का विषय वस्तु, शैक्षिक विषय वस्तु के रूप में हमें दर्शनवाद शास्त्र संविधान प्रस्तुत किया है, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक मानव इसको समझ सकता है। इसका अर्थ यह हो गया कि अर्हता की जब हम सूक्ष्मता में अपने आप को पहचानने लगेंगे, तब हमारी ग्रहण क्षमता या ग्रहणशीलता का हमें पता लगता है। और ये संपूर्ण ग्रहणशीलता हमारे में होने का आश्वासन पूज्य बाबा जी हमें देते हैं कि प्रत्येक मानव समझदार हो सकता है, प्रत्येक मानव समझ सकता है। तो कैसे समझें, क्या समझें? तो उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का दरअसल में हम आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो वर्तमान क्लेश, पीड़ाएं, वेदनाएं, समस्याएं, ये सारा क्यों है? तो उसके 2-3 मुख्य मुद्दे हैं। एक प्रधान मुद्दा जो हमको समझ में आता है, वो है कि हमारा मूल्यों का जो स्वरूप है, मूल्यों की जो डिजाइन है, हमारे में मूल्यों की जो मान्यताएं हैं, मूल्यों के बारे में जो सोच विचार है, उसमें काफी गड़बड़ियां नजर आती हैं। और ये सभी भाव और भावों का अंतर संबंध काफी गड़बड़ाया, चरमराया लगता है।
और यही जो चरमराने की स्थिति है, यही हमारे में उत्साह जगा नहीं पाती। तो पहले तो ये ठीक करना होगा कि हमारा जो भावों का तालमेल है, अंतर संबंध है हमारे मानसिकता में, उसको व्यवस्थित कर लेना, ये एक मुझको प्रधान लगता है। और ये तो प्रौढ़ों का तो गड़बड़ा ही गया है, यहाँ तक कि बच्चों का भी गड़बड़ाया नजर आता है। अभी जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अपन ने पोषण आहार के रूप में समझने की कोशिश की, आहार के बारे में ही बच्चों का जो मूल्यों का डिजाइन है, उनका जो भावों का अंतर संबंध है, वही कितना तो गड़बड़ाया हुआ नजर आता है। यानी भूख लगी है, परंतु भूख लगने का जो भाव है, आस्वादन का जो भाव है, स्वागत का जो भाव है, लक्ष्य का जो भाव है, यह भाव गड़बड़ाए हैं। इसलिए ना तो भाव भरते हैं, ना तो पेट भरता है। आज का बालक कुपोषित नजर आता है, जबकि अगर हम किचन जैसी एक प्रबंध प्रणाली अपने परिवारों में देखें, तो वहां तो जितने भी अभी ये न्यूट्रिशन के मुद्दे दिखाए, सभी सरप्लस है। यहाँ तक कि सड़न के कारण फेंकना भी पड़ता है, ऐसी भी स्थिति है। तो ये जो कुपोषण है, ये कुपोषण प्रधानतः हमारे आपके परिवारों के, समाज की जो मूल्य प्रणाली है, उन मूल्य प्रणाली में भारी गड़बड़ी के कारण हमको ये दिखाई दे रहा है। इसलिए हम मूल्य प्रणाली को ठीक करना, ये कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए चेतना विकसित होना आवश्यक है। और प्रधानतः हम आप बड़े, जिसको हम माता पिता कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भैया, अभिभावक और शिक्षक जो मिलकर के मूल्य प्रणाली को प्रवाहित करते हैं, उन सभी की मूल्य प्रणालियां गड़बड़ा गई हैं। इसलिए दया मूल्य को समझते समय पात्रता की डिटेल आना हमारे लिए परम आवश्यक मुद्दा है, क्योंकि पात्रता के आधार पर ही जागृति की कड़ियां हैं। और ये जो सभी प्रैक्टिकल्स हमें अब अनिवार्य हो गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के साथ हम स्पष्ट हो पाएंगे कि थियरी का महत्व कितना है। यदि प्रैक्टिकल्स ना हो, तो थियरी जैसे बच्चों को सुला देती है, वैसे ही हमको भी ये थियरी सुला देगी। अभी तक ऐसा ही हुआ। तो जीवन विद्या की रोशनी में अब हम प्रैक्टिकल्स को रैंडम या मनमाना ना करते हुए, हम एक उसको शिक्षा पद्धति प्रणाली के अनुशासन के डिजाइन से हम काम कर रहे हैं। बच्चे को समझ में कैसे आता है, उसकी कुछ प्रक्रियाएं साफ साफ हुई हैं। और वो जो समझ में आने की प्रक्रिया का नाम ही है शिक्षा। हम आपको शिक्षा की प्रक्रियाओं में निष्ठान्वित होने की आवश्यकता, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रियाओं में यदि हम निष्ठान्वित होते हैं, सबसे पहले अभिभावक और शिक्षकों का मन लगने की संभावना है। ये भी मैं आपको शेयर करूं कि शिक्षा में मन लगाना आज की डेट में इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि शिक्षा का मूल्य प्रणाली ही बिगड़ गया है। 5वीं 6वीं से ही बच्चे शिक्षा नौकरी के लिए या पैसा कमाने के लिए, अगर इस प्रकार का पात्रता का स्थिति है, तो अर्ह होते हुए भी ज्ञान ग्रहण न करने की स्थिति ही क्लेशकारक है। और बचपन से ही अगर इन पात्रताओं का हमने अवमूल्यन कर दिया, अभिभावक और शिक्षक दोनों मिल करके, मुझको लगता है इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। इसलिए इन पात्रताओं को पहचानने के क्रम में हम आप सभी को प्रैक्टिस के रूप में अब हमें शिक्षा प्रणालियों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें वो सभी आयाम जोड़ने की आवश्यकता है जो जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए हम आप
सभी अभिभावक, मूलतः तो पहले अभिभावक हैं, हमारे में से ही जिनके भाव शिक्षा के रूप में आगे बढ़ते हैं, ऐसों को हम शिक्षक कहेंगे। परंतु एक शिक्षक भी मौलिक रूप में अभिभावक है। इसलिए हम आप सभी का अभिभावकत्व यदि जगना है तो हमें दया भाव की विकसित होना, और दया भाव विकसित होने का मतलब है हम अपनी पात्रताओं को पहचान पाना, ये अनिवार्य है। ऐसा मुझको धीरे धीरे ध्यान जा रहा है, और हम आप सभी बंधु भगिनियों का भी बखूबी इस पर ध्यान जा रहा है, और हम आप सभी समझते हुए, अपनी पात्रताओं को पहचानते हुए अब हम प्रैक्टिस में उतर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिस का एक और भाग समझ में आ रहा है कि अपेक्षाओं का होना, मुझको लगता है ये कोई पात्रता का लक्षण नहीं है। अनुभूति के लिए काम करना ये पात्रताओं का लक्षण है। अनुभूति के लिए अपेक्षा सही होना ये भी आवश्यक है। अपेक्षा सही होते ही हम अनुभूति के लिए प्रयासरत होते हैं, और उस क्रम में हमें आवश्यकता प्रतीत होती है, और आवश्यकता के आधार पर जिज्ञासाएं पनपती हैं, और यही जिज्ञासाएं उत्तरित होकर हम आपकी पात्रता फुलफिल, यानी पात्रता पूर्ण होने की स्थिति में, ये अनुभूति की स्थिति पहुंच पाती है। ऐसा एक क्रम समझ में आ रहा है। इसलिए हम आप में दया भाव विकसित होना, दया मूल्य का हम अभ्यास करना, और उसे मानव चेतना के धरातल से पूज्य बाबा जी ने उसे परिभाषित किया, पात्रता के अनुसार वस्तु प्रदान होना। तो वस्तु का मतलब है संपूर्ण अस्तित्व, और ऐसा संपूर्ण अस्तित्व मानव की कल्पनाशीलता में आ सकता है, और मानव की कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु अस्तित्व के अध्ययन में है। और ऐसा अध्ययन होने के लिए अनुभव को सुनना, श्रवण करना, और हमारी पात्रताओं को पहचान पाना, ये एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। आगे जो कृपा मूल्य है, जो कृपा भाव है, वह कृपा भाव हम जागरूक व्यक्ति के धरातल से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वस्तु समीचीन है परंतु पात्रता नहीं है। ऐसे स्थिति में पात्रताओं का विकास करना, मुझको लगता है हम आप सभी को ये कृपा भाव या कृपा मूल्य समझने की आवश्यकता। जो हम अभी पुस्तक पढ़ते हैं, ये जो अनुभूतियों का वर्णन बाबा जी ने 4 भागों में हम सबके लिए उपलब्ध कराया, उसे हम उदाहरण के रूप में वस्तु का समीचीन होना ऐसा ले सकते हैं। और वस्तु का समीचीन होना ये हमारी पात्रता विकास के लिए उपकारी हो गया। तो अस्तित्व सह अस्तित्व में समीचीन है, और पात्रताओं का विकास कर पाना ये कृपा है। तो ये जो पुस्तकें बाबा जी ने लिखी, यही हमारे लिए कृपा है, क्योंकि वो समझ गए थे कि आज का मानव शिक्षित है परंतु समझदार नहीं है। शिक्षित होने का मतलब वो सुन सकता है, वो लिख सकता है, वो पढ़ सकता है। सुनने की स्थिति के बारे में भी उन्होंने कहा कि पढ़ेंगे और धीरे धीरे सुनेंगे, क्योंकि हमें पढ़ने का अभ्यास है, शायद हमें सुनने का अभ्यास नहीं है। तो पढ़ना सुनने के बराबर करना, और यथावत सुनने का अभ्यास में हम शिफ्ट हो पाना अपने आप को, और हम अनुभव को सुनने लगे, ये हमारी पात्रता विकास का लक्षण है। अब हम जागृति की ओर बढ़ते हुए हमारे में कृपा भाव कैसे विकसित हो, तो ये कृपा भाव इस प्रकार से विकसित हो कि हमारी पात्रताओं को विकसित करने के क्रम में हम अनुभव को श्रवण करने की स्थिति, हम अपनी क्षमताओं को पहचान कर और वैसी पात्रता विकसित करने के लिए
एक छोटा सा उदाहरण मुझको याद आता है कि हम जिम्मेदारियों को स्वीकारते हैं। जिम्मेदारियों को स्वीकारना ये हमारी पात्रता विकास के लिए परिणामकारी और प्रभावशाली उपाय है। तो अब कौन सी जिम्मेदारियां हम स्वीकार रहे? तो जैसे कि ये शिक्षा की जिम्मेदारी, हम आप अभिभावक हैं। अभिभावक होने के रूप में हमारे में नैतिक हमारा दायित्व बनता है कि हम संतान को संपूर्ण ज्ञान का प्रावधान कराने में हम सक्षम हो जाएं। और ऐसी क्षमता विकास होना, इसका मतलब चेतना विकास मूल्य शिक्षा के कार्यक्रम में हम जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, और जैसे जैसे हम जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं वैसे वैसे हमारी पात्रताओं का विकास होता हुआ हमको समझ में आएगा। मैं अपना ही आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं। जब भी हम अछोटी में गए तो अछोटी में हमारे लिए कार्यक्रम क्या, तो पूज्य बाबा जी ने कहा कि अध्ययन कराओ। तो बाबा जी से कहा, बाबा जी अभी स्वयं की समझ पूरी नहीं है, ऐसे स्थिति में अध्ययन कराना ये कैसे होगा। उस स्थिति में अध्ययन की जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर बाबा जी ने दिया, और हमने उन जिम्मेदारियों को प्रयास किया निर्वाह करने का। और उस प्रयास के क्रम में धीरे धीरे हम अपने में पहचान पाए, यही बाबा जी की हमारे लिए कृपा रही कि हम अपनी पात्रताओं को धीरे धीरे विकसित कर पा रहे हैं। तो हमारे में जागृति गामी कृपा भाव का अर्थ है कि अस्तित्व की अनुभूतियों को समझने के अर्थ में हम पूज्य बाबा जी द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों में भाग लेकर और अपनी जिम्मेदारियों को पहचान कर और शोधरत होकर जिज्ञासु की तरह आगे बढ़ना। तो जिज्ञासा बढ़ना ये हमारी पात्रता का विकास है। उदाहरण के लिए, जैसे संपूर्ण पात्रता के रूप में अस्तित्व का वर्गीकरण हो पाना, एक उदाहरण हम कर सकते। प्रत्येक वास्तविकता को हम 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत कर पाना, उसमें हमारी कंफ्यूजन नहीं रहना, और ऐसे 4 अवस्थाओं का वर्गीकरण हम कर पाना, ये हमारा पात्रता विकास है। उनकी सूक्ष्मताओं को पहचान पाना। कौन सी सूक्ष्मता? नियम प्रधानता की सूक्ष्मता, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। ये जो 6 अध्ययन के बिंदु हैं, प्रत्येक इकाई में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पहचान पाना। इस अर्थ में धीरे धीरे ज्ञान अवस्था की इकाई मानव को पहचान पाना, मानव में जीवन को पहचान पाना, और जीवन में क्रियाओं को पहचान पाना, जीवन क्रिया को पहचान पाना जो कि भौतिक रासायनिक क्रिया से भिन्न है। अर्थात स्वयं को पहचानने के लिए जिज्ञासा उभर आना, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये जिज्ञासा हमारे में बलवती हो जाने के क्रम को हम स्वयं में अनुभवगामी होते हुए ये कृपा के रूप में, कृपा भाव के रूप में हम पहचान सकते हैं। इस प्रकार आगे एक और स्थिति जो मानव मानव के लिए जो उपकार कर सकता है, उसकी एक गहरी स्थिति, जिसको हम कहेंगे कि इससे अधिक स्थिति नहीं हो सकती, उस स्थिति का नाम है करुणा का भाव। यानी पात्रता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, ऐसी स्थिति में पात्रता का विकास करना, योग्यताओं का विकास करना, ये करुणा भाव है।
और शायद हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि पूज्य बाबा जी का जो अनुसंधान हुआ है वह एक करुणा भाव का प्रकटन है। अभी प्रचलित मानव परंपरा में जागृति के लिए रास्ता न हो पाना, ये पहचान पाना, और ऐसा रास्ता के लिए स्वयं अनुसंधान के लिए तैयार होना, उसके लिए कौन से भाव की आवश्यकता है, तब यह स्पष्ट होता है कि करुणा भाव के बिना अनुसंधान के लिए भला कौन तैयार होगा। जैसा जैसा हमने बाबा जी का साधना का क्रम देखा, 18-18 घंटे साधना होना, और जितने प्रकार से समाधि के उपाय बताए गए, पानी में, सूरज में देखना जिसे त्राटक कहते हैं, पानी में डुबकी लगाना, और नींद ना आ पाने के लिए अनेकों उपाय योजना करते हुए और अपने प्रश्नों को परसू करना, ताकि कहा गया है उत्तर समाधि में मिलेगा, और ऐसी समाधि होने के लिए जो भाव भीतर से होना, उस भाव को मेरे जैसा एक विद्यार्थी करुणा भाव के रूप में पहचान पाता है। और ऐसी करुणा भाव के उन्नत स्थिति में बाबा जी पहले से ही थे, और इसलिए ये अनुसंधान सफल हो पाया। और आज प्रचलित मानव परंपरा में विकल्प की प्रस्तावना हुई जब पता लग गया कि प्रश्नों के उत्तर नहीं है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण, आज परिवारों में जो क्लेश है, जो संबंधों में तनाव है, उसके उत्तर आज के शिक्षा के कंटेंट में नहीं है। हम भाषा पढ़ाते हैं, हम विज्ञान पढ़ाते हैं, हम गणित पढ़ाते हैं, इतनी सारी विषय वस्तु कक्षा 1 से 8वीं तक देखें, 9वीं से 12वीं तक देखें, और 12वीं से आगे इतने रिसर्च, परंतु अपने ही संतान को जीवन ज्ञान या अपने अनुभवों को देने का कोई कंटेंट हमारे पास हो, ये एक सोचने का मुद्दा है। फिर हम अपने संतान को दे क्या रहे हैं, ये हमारे में एक पहचानने की आवश्यकता। और जब शिक्षा में ही कंटेंट नहीं है, तो भला फिर पढ़ेगा कौन, कौन पढ़ाई करने के लिए आएगा। इसलिए आज की पढ़ाई बच्चे को सुला रही है, ऐसा लग रहा है कि ये उसके लिए भारी है, और हम आप पीछे पड़े हैं, उसका ब्रेन डेवलप हो, बोर्नविटा दे क्या तो दे, उसके ब्रेन के पीछे पड़े हैं, जबकि ब्रेन एक व्यवस्था है। जीवन को चाहिए भाव, जीवन को चाहिए जीना, जीना चाहने को बलवती करने वाला कंटेंट, ये बाबा जी ने हमें विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। यही उनका करुणा भाव है। हम आप में करुणा भाव को विकसित होना, कि पात्रता और योग्यता दोनों न होने की स्थिति में हम इन भावों को विकसित करते हुए कैसे अब अनुकरण ही सही, हम मानव परंपरा में चेतना विकास मूल्य शिक्षा को प्रावधानित करने के लिए हम आप तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। मुझको लगता है ये हमारे में करुणा भाव के विकास की एक स्थिति है। इस प्रकार मानवीय भावों की एक उच्चतम स्थिति मिला करके बाबा जी ने कहा, दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है। और यही प्रेम हमारे में विकसित होने से मुझको लगता है हम जागृति के पथ पर अग्रसर होते हुए और अन्यों के लिए उपकारी भी होंगे। इस सप्ताह का आज का अंतिम सत्र आप सभी की प्रेरणादायी उपस्थिति से ये सुशोभित हुआ। आगे हम आने वाले सप्ताह में जीवन मूल्य की चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस बीच मानव मूल्य, ये जो 6 मूल्यों की डिस्कशन हमारी हुई, उस पर यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम उसको आने वाले सप्ताह में उत्तरित करेंगे। इस आयोजन के लिए, इस सुखद सप्ताह की कड़ी को जोड़ने के लिए इस टीम को अनेक साधुवाद, नमस्कार। आज के दिन की मंगल कामनाओं के साथ हरि हर।
धन्यवाद भैया जी। जिम्मेदारी को स्वीकारना ही पात्रता विकास का कार्यक्रम है और हमारी पात्रताओं के विकास के लिए संधि की उपलब्धता ही कृपा है और पात्रता और योग्यताओं का विकास करना ही करुणा का भाव है। इसी समझ के साथ आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।